आज पूरा देश अजमेर शरीफ की दरगाह का सच जानना चाहता है। इस मामले में सबसे ज्यादा सवाल अदालत को लेकर ही उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमारी अदालतें इस देश में दंगा कराना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि संभल और अजमेर का मामला यह बताता है कि इस समय छोटी अदालतों के जज भी इस देश में आग लगवाना चाहते हैं और यह एक बहुत बड़ा बयान, ये बहुत बड़ी टिप्पणी उन्होंने की है जो लोगों में हमारी अदालतों और जजों को लेकर एक अविश्वास पैदा कर सकता है। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अदालत के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर मुसलमान भी हिंदू मंदिरों के नीचे मस्जिदों को ढूंढने लगे तो फिर सोचिए देश में क्या होगा। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह है, इसको बोल रहे दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को। हमने बार बार कहा है कि हमारी अदालतें हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं पर नहीं चलती, बल्कि वो सबूतों के आधार पर चलती हैं। और ऐसा एक बार नहीं, न जाने कितनी बार हो चुका है जब हिंदू पक्ष की याचिकाओं को अदालतों ने नहीं माना है, उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया है और उन्होंने कहा है कि ये सुनवाई के योग्य नहीं है। ऐसा बहुत बार हुआ है और निचली अदालत से लेकर सेशन की अदालत या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे न जाने कितने किस्से और कितने केस आपको याद होंगे जहां पर अदालतों ने हिंदू पक्ष को गलत ठहराया है और मुस्लिम पक्ष को सही ठहराया है। ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन तब ये विपक्षी नेता अदालतों के लिए तालियां नहीं बजाते, तब ये नहीं कहते कि यहां बिल्कुल सही न्याय हुआ है। जब आगरा के ताजमहल और दिल्ली के कुतुब मीनार में हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा किया, तब इनमें पेश किए गए साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे और इन मामलों में इन्हीं निचली अदालतों के छोटे जजों ने, जिन्हें आज ये कह रहे हैं कि छोटे जज, उन छोटे जजों ने ताजमहल और कुतुब मीनार का सर्वे कराने से इनकार कर दिया था। लेकिन तब किसी ने भी इसके लिए इन जजों की प्रशंसा नहीं की। अदालत ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, अदालत अदालत होती है। अदालत वो जगह होती है जहां संविधान चलता है। अदालत संविधान की रक्षा के लिए होती है। वहां ना कोई बड़ा जज है ना छोटा जज है। जज का मतलब है जज। अदालत को जहां लगा कि उसे याचिका को मंजूर करना चाहिए, वहां उसने इसे स्वीकार किया और जहां कानूनन उसे यह लगा कि यह आधारहीन है, तो उसने ऐसी याचिकाओं को खारिज भी किया है। आज हम आपको अजमेर के बारे में एक ऐसी बात भी बताएंगे जिसके साथ हमारे इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि भारत में 6ठी शताब्दी में चौहान साम्राज्य की शुरुआत आज के इसी अजमेर शहर से हुई थी। उस समय अजमेर को अजय मेरू कहा जाता था। अजमेर का नाम था अजय मेरू और यह नाम अजमेर के महाराजा अजय राज चौहान ने दिया था। यह अजय मेरू बाद में अजमेर बन गया। चौहान साम्राज्य के शासन में कई मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए और उनका एक ही सपना था कि एक ना एक दिन उन्हें अजमेर पर कब्जा करना है। वो इस बात को जानते थे कि अगर उन्हें अजमेर पर विजय मिल गई तो चौहान साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर मुस्लिम आक्रमणकारी राज करेंगे। 11वीं शताब्दी तक बहुत सारे युद्ध हुए जिनमें सिंह राजा चौहान ने कई मुस्लिम आक्रांताओं को इन युद्धों में हराया और ये आक्रमणकारी चाहकर भी अजमेर को जीत नहीं पाए। 12वीं शताब्दी में जब चौहान साम्राज्य का नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान के पास आया, तब मोहम्मद गौरी ने उनके खिलाफ
तराइन का पहला युद्ध लड़ा। यह आपने इतिहास में पढ़ा होगा। मोहम्मद गौरी जिस फौज के साथ पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए भारत आया था, उसी फौज में ख्वाजा मोइनुद्दीन भी थे, जो बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बने। और आज अजमेर की दरगाह में उन्हीं की मजार बनी हुई है। अजमेर की दरगाह उन्हीं के नाम पर जानी जाती है। वो भारत में जिहाद का सपना देखने वाले मोहम्मद गौरी के साथ वर्ष 1190 में आए थे और मोहम्मद गौरी हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। तराइन की पहली लड़ाई में जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने में नाकाम रहा और उसे भारत से वापस लौटना पड़ा, तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत को छोड़कर वापस नहीं गए। यानी मोहम्मद गौरी तो वापस चला गया हारने के बाद, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहीं रुक गए और उन्होंने यहीं भारत में रुकने का फैसला किया और वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में बताकर वो गरीबों की मदद करते थे। वो पहले दिल्ली में रहे और बाद में वो दिल्ली से अजमेर चले गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली से भारत के किसी भी शहर में जाकर बस सकते थे, लेकिन उन्होंने अजमेर को चुना। उन्होंने अजमेर जाने का ही फैसला किया और इसका कारण यह था कि अजमेर चौहान साम्राज्य का गढ़ था और इस शहर को कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें असफल रहे और मोहम्मद गौरी भी इस कोशिश में एक बार नाकाम हो गया था। वो युद्ध हार गया था और ये सारी बातें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए वो अजमेर गए और अजमेर में उन्होंने एक फकीर चिश्ती की तरह अपना जीवन जिया। लेकिन सोचिए, क्या भारत के हिंदुओं को अपना सही इतिहास जानने का भी अधिकार नहीं है? क्या उन्हें यह नहीं पता होना चाहिए कि अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर हुआ था या नहीं? जैसे किसी भी बच्चे को यह अधिकार होना चाहिए कि उसे पता हो कि उसके माता पिता कौन है, उसके वंशज कौन है। आज बात सिर्फ सच जानने की है, न कि इन मस्जिदों और मजारों को हटाकर वहां से फिर से मंदिर स्थापित करने की। इसलिए पहली बात आज आपके सामने हम ये कहना चाहेंगे कि विवाद इस बात पर नहीं होना चाहिए कि क्या यहां पर भी एक सर्वे होगा। मान लीजिए सर्वे भी होता है तो सर्वे आपको सिर्फ यह बताएगा कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले जब यह दरगाह बनी थी तब यहां क्या हुआ था और क्या यहां पर एक मंदिर था या नहीं, ये एएसआई के सर्वे से पता चलेगा। लेकिन उस सर्वे का मतलब यह नहीं है कि यहां से दरगाह को हटा दिया जाए, यहां पर एक नई लड़ाई शुरू कर दी जाए, यहां इस दरगाह को हटाकर मंदिर बना दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि इस देश को कम से कम ये जानने का अधिकार तो होना ही चाहिए। और आपको याद होगा, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ समय पहले यह कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना सही नहीं है। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है। तो बड़ी बात तो यह है कि इस दरगाह में जितने मुसलमान जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं। ये दरगाह जितनी प्रिय मुसलमानों को है उतनी ही प्रिय हिंदुओं को भी है और बड़ी संख्या में यहां पर हिंदू जाते हैं अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करवाने के लिए जाते हैं यहां और इबादत करते हैं, सजदा करते हैं। आज एक बड़ा सवाल यह है, क्या इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका का मंजूर होना उस कानून का उल्लंघन है जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं? आज बड़े बड़े नेता इसी बात को कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है फिर तो इसे बाहर फेंक देना चाहिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह कानून क्या है। यह कानून कहता है कि अयोध्या को छोड़कर देश में सभी धार्मिक स्थलों की उसी यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा जो 15 अगस्त 1947 से पहले थी। इस हिसाब से अजमेर में आज जो दरगाह है वो भविष्य में भी ऐसे ही दरगाह रहेगी और यहां कभी भी दरगाह को हटाकर मंदिर नहीं बन सकता। यह कानून इस बात को सुनिश्चित करता है और हम भी ये कहते हैं कि अगर हमारे देश में कोई कानून है तो फिर उसका पालन होना चाहिए। और अगर वो कानून ये कहता है कि
वो मस्जिद या वो दरगाह वहीं पर रहेगी तो फिर उसे वहीं पर रहना भी चाहिए और वो रहेगी। लेकिन ये कानून ये नहीं कहता कि हमारी अदालतें इस दरगाह का या किसी विवादित मस्जिद का सर्वे कराकर ये पता नहीं लगा सकती कि हमारा असली इतिहास क्या था और क्या वाकई में इन स्थानों पर हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था या नहीं। इसके अलावा यह कानून हमारे देश की संविधान सभा को लेकर संविधान सभा लेकर नहीं आई थी। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस कानून के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने इस कानून को लेकर अल्पसंख्यक मुसलमानों को यह भरोसा दिया कि अयोध्या में जो हुआ वो अब हम देश में और कहीं नहीं होने देंगे। और यह कानून कोई हमारा आजादी के समय का कानून नहीं है। वर्ष 1991 में यह कानून जब संसद में पेश हुआ तब बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी बार बार यह कह रही थी कि इस कानून का मकसद उन मस्जिदों को बचाना है जिनका निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया है। वरना आप खुद सोचिए कि इस कानून की और क्या आवश्यकता थी। जब इस कानून पर लोकसभा में बहस हो रही थी तब बीजेपी के एक सांसद रासा सिंह रावत ने कहा था कि इस कानून में अयोध्या के अलावा कम से कम मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले को और काशी के ज्ञानवापी मामले को भी अपवाद के तौर पर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही स्थानों पर मुगलों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई थी। लेकिन कांग्रेस ने तब, क्योंकि उनकी सरकार थी, इस बात को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने देश में मंदिर तोड़कर बनाई गई सभी मस्जिदों को बचाने के लिए यह कानून बनाया और यह सब कुछ संविधान और लोकतंत्र के नाम पर हुआ। और आज भी इसी कानून के आधार पर अजमेर के मामले को असंवैधानिक बताने की राजनीति हमारे देश में चल रही। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर समझाने के बाद भी ये लोग पुलिस पर हमला करते हैं तो क्या पुलिस को उस दिन अपनी आत्मरक्षा नहीं करनी चाहिए थी। संभल से एक और बड़ा अपडेट आपके लिए यह है कि जमीयत उलमा-ए हिंद ने संभल में मारे गए लोगों को शहीद बताया है और उन्हें 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली के बारे में कुछ बताते हैं। आज दिल्ली की जनता प्रदूषण के सामने बिल्कुल बेबस है। सरकारों के पास इसका कोई समाधान नहीं। अब जिस समाधान की चर्चा हो रही है आजकल, बहस जो हो रही है वो ये कि देश की राजधानी को दिल्ली से किसी और शहर में ही शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि यह दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का समाधान है या समस्या से भागने का एक रास्ता है। जो समस्या दिल्ली की आज है वो समस्या किसी जमाने में चीन की राजधानी बीजिंग में भी थी। आज से कुछ साल पहले बीजिंग दुनिया में प्रदूषण के मामले में नंबर 1 पर था। हमारे जैसी ही बुरी हालत थी, लेकिन चीन ने अपनी राजधानी बीजिंग से किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करने की बात नहीं की, बल्कि प्रदूषण की समस्या का सामने से मुकाबला किया और आज बीजिंग का आसमान फिर से नीला हो चुका है और वो दुनिया के टॉप प्रदूषित शहरों की सूची से बाहर हो चुका है। सवाल यह है कि जब बीजिंग ये कर सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं। और दिल्ली और बीजिंग की भौगोलिक स्थिति, मौसम की स्थिति और विकास को लेकर काफी समानताएं भी हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इच्छा शक्ति का और नीतियों का है, फैसलों का है। बीजिंग का प्रदूषण चीन के लिए एक शर्मिंदगी का विषय बन गया था और जनता का गुस्सा भी वहां लगातार बढ़ रहा था। इसलिए चीन ने वर्ष 2013 में प्रदूषण के खिलाफ एक बड़े युद्ध की शुरुआत की और नेशनल एयर क्वालिटी एक्शन प्लान लागू किया। चीन ने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, ऐसे उद्योगों को शहर से बाहर शिफ्ट कर दिया जिनसे प्रदूषण फैलता था और इन सब पर बहुत सख्त निगरानी शुरू कर दी। ऐसी निगरानी हमारे दिल्ली में नहीं है, हमारे देश में नहीं है। हमने भी ये काम किए हैं, उद्योगों को बाहर शिफ्ट किया है, फैक्ट्रियों को बंद किया है, लेकिन हमारे यहां निगरानी नाम की कोई चीज नहीं है। बीजिंग में कोयले के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया और प्राकृतिक गैस को बढ़ावा दिया गया, जबकि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 12 थर्मल प्लांट हैं जहां कोयले से बिजली बन रही है और इनसे पराली के प्रदूषण से 16 गुना ज्यादा प्रदूषण होता है। बीजिंग में लोगों से कहा गया कि अब वो अपने निजी वाहनों को कम कर दें, अपनी गाड़ियों से ना घूमें, गाड़ियों को घर में खड़ा कर दें, गाड़ियों को ना खरीदें। पुरानी गाड़ियां वहां के सरकार ने बिल्कुल बंद कर दी, कोई पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया। आज बीजिंग में 4 लाख ईवी और 2 लाख चार्जिंग पॉइंट्स हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और पैदल चलने वालों को प्रोत्साहित किया गया और वहां अमीर लोग भी अब साइकिल पर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलते हैं।
प्रदूषण का डेटा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सेंसर लगा दिए और इस डेटा पर वो तुरंत सख्त एक्शन लेते थे। ये नहीं कि डेटा को ही नकारना शुरू कर दिया कि डेटा झूठा है। वर्ष 2013 में बीजिंग में PM 2.5 का स्तर 101 था। सोचिए 101, जो वर्ष 2023 में गिरकर सिर्फ 39 रह गया। और हमारे देश में प्रदूषण का वही स्तर आज भी 400 के आसपास है। तो सोचिए हमारे दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर 400 है इस समय, वो 2013 में बीजिंग में 101 था और इतने पर भी उन्होंने इतना सख्त एक्शन लिया। और अब 2023 में तो सिर्फ 39 रह गया, जो दिल्ली के लिए एक सपने के जैसा है। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग नियमों का पालन नहीं करना चाहते। इसके साथ ही यहां जनता की भागीदारी और जागरूकता की बहुत कमी है, बल्कि चीन में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। वहां नियमों का सख्त पालन हुआ, लोगों को जागरूक बनाया गया और वहां की जनता ने, सरकार ने और प्रशासन ने मिलकर इस प्रदूषण को हराया है।